Hello, students. How are you? I hope that all of you are well and good. Today, I am going to discuss with you a few important questions from the lesson The Landscape of the Soul, and it is from the book Hornbill. So, students, let's start. The first question is briefly narrate the story of the emperor and the Chinese artist. The students, when I explain the story, you must have heard it. A painter, Wu Daozi, who lived in the 8th century, was asked to paint a landscape by the Tang Emperor Zhuangzong to decorate a palace wall. The artist concealed his work behind a screen so that only the emperor would see it. तो इसमें ये बताया गया है कि वू डाओजी जो कि 8th सेंचुरी का एक पेंटर था, उसे चाइनीज़ जो पेंटर हैं जो कि 8th सेंचुरी के जो पेंटर थे, किंग थे, टैंग एम्पेरर जुआंगजोंग जिनका नाम था, उन्होंने ये कहा कि हमारे राजमहल की जो पैलेस की जो वॉल है उसे डेकोरेट करो, उसमें एक पेंटिंग बनाओ. द आर्टिस्ट कंसील्ड हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. तो आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग बनाई वो स्क्रीन के पीछे उसने छिपा ली, यानी कि एक स्क्रीन लगा दी, एक पर्दा लगा दिया. और द आर्टिस्ट कंसील्ड हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो दैट ओनली द एम्पायर वुड सी इट, ताकि केवल एम्पायर जो सम्राट था, जो चाइनीज जो राजा था, वही देख सके इसे. सो दैट ओनली द एम्पायर वुड सी इट. फॉर अ लॉन्ग टाइम द एम्पायर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. तो बहुत देर तक राजा जो है इस पेंटिंग को देखता रहा. और वन डे द पेंटर शोड हिम अ केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन. तो क्या हुआ कि पेंटर ने जो है उसे जो है एक माउंटेन की जो है सोडियम केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, एक तलहटी पर, एक पहाड़ की तलहटी पर उसने एक जो है गुफा राजा को दिखाई कि देखो ये केव है. एंड सेट दैट अ स्पिरिट ट्वेल्ट देयर. और उसने ये कहा कि यहाँ पर एक आत्मा रहती है, रूह रहती है. और द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स. और उस पेंटर ने ताली बजाई. एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड. तो उस जो उसका दरवाजा था, गेट था, उस केव का वो खुल गया. और ही देन एंटर्ड द केव. और वो केव में वो प्रवेश कर गया, चला गया. एंड द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम. और वो जो प्रवेश द्वार था वो बंद हो गया. इसके बाद सिंस देन नथिंग नोन ऑफ द आर्टिस्ट और द पेंटिंग एज द पेंटिंग वेनिस्ड ऑफ द वॉल. तो ना तो पेंटर का मालूम पड़ा और ना ही उस पेंटिंग का. तो आप ये आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अब कि ये देखो पेंटर ने ताली बजाई और वो पेंटिंग के साथ ही गायब हो गया, आखिर ये क्या बात हुई. देखो ये इसी तरीके से जैसे कि ये इतना ज़्यादा मतलब वो अपने दिमाग से मतलब जो सोचते थे वो वैसा हो जाया करता था. ठीक है, जो मैजिकल स्टोरी आप सुनते आए हो चाइना की, वो भी स्टोरी, ये भी एक स्टोरी है कि चाइनीज़ का भी जो मैजिक था इतना ज़्यादा एडवांस था कि वो जो है क्लैपिंग करते ही वो वहाँ से गायब हो जाया करते थे. अच्छा, ये तो एक बात और मैं बताऊँ आपको कि जो चाइनीज़ पेंटिंग है, वो चाइनीज़ पेंटिंग के बारे में ये बात है कि वो अपने दिमाग से पेंटिंग बनाया करते थे. ये नहीं कि मैंने कोई चीज़ देखी और फिर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था उनका. मतलब वो अपनी इमेजिनेशन से बनाते थे. पहाड़ हैं, है ना, झीलें हैं, तालाब हैं, पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, मतलब ऐसी सीनरी जो मतलब पहले उन्होंने देखी नहीं है, लेकिन अपनी इमेजिनेशन से बनाते थे वो. तो मैं आपको बता दूँ, और जो वेस्टर्न पेंटिंग होती है ना, वेस्टर्न पेंटिंग में क्या होता है कि वो लोग हूबहू बनाते हैं. मतलब कि यूरोपियन देश में जो पेंटिंग चलती है वो एक्चुअली एक बार किसी चीज़ को देखते हैं तब उसकी पेंटिंग को बनाते हैं. लेकिन चाइनीज़ पेंटर का थोड़ा ये था कि अपने दिमाग से पेंटिंग बनाया करते थे. खैर, अब ये जो बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि
कुछ बच्चों के दिमाग में इंग्लिश में बोलने पर समझ नहीं आ रहा था कि मैंने पहले भी ये स्टोरी सुनाई, फिर उनके फ़ोन आए कि सर हमें तो ये स्टोरी समझ में नहीं आ रही, तो मैं इसलिए हिंदी बोलना पड़ रहा। देखो ये हिंदी बोलने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश का है, मैं इंग्लिश ही बोलूँगा, मैं क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में तो बताऊँगा, ये थोड़ी कि मैं आपको हिंदी बताऊँगा, ठीक है। और समझाने की बात है, मैं पहले समझा चुका हूँ इसे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा आप भी मेंटल एफर्ट किया करो, डिक्शनरी कंसल्ट किया करो थोड़ा सा, और इतने सारे रिसोर्स आपके पास होता है उसका यूज़ किया करो, बजाय इसके कि मुझे कॉल करो और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा अपना भी एफर्ट होना चाहिए भाई, पढ़ाई इसी का तो नाम है, ये थोड़ी कि आपको कोई आगे आपको ये स्पून फीडिंग करेगा। तो प्लीज़ don't mind it and try to make some self effort, try to find the meaning through the dictionaries, है ना। ट्राई टू रीड दी स्टोरीज, चाइनीज की स्टोरी पढ़ो आप, केवल आपको एक पेंटिंग की कहानी सुन के थोड़ी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा, इसके लिए आपको चाइनीज लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, और जितनी तब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी चाइनीज है क्या, ठीक है। केवल एक मात्र एक देखो ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, ये तो एक उसका एक पार्ट है, ठीक है, एक बहुत बड़े लिटरेचर का पार्ट है, कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा है कि हर चीज़ का एक तरीका यही है कि उसे थोड़ा लॉन्ग वे में कोई बुक वगैरह लेके पढ़ो। और आजकल तो वैसे भी इंटरनेट पे इतना सारा मैटर अवेलेबल है ना। इसके लिए आप अब हिंदी में मुझे एक्सप्लेन करो, ये कहना पड़ता है, कहते हो आप मुझे जी इंग्लिश में समझ में नहीं आया, अब आप क्लास 11th में हो और फिर कहते हो मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो प्लीज़ डोंट माइंड इट, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये सही एक्सक्यूज, ये आप एफर्ट नहीं करते हो, आपका मेंटल एफर्ट नहीं करते हो, आप केवल आपको बस केवल जो है खाना परोस दो बस आपके आगे, तो तब आप खाओगे, ऐसा नहीं होता है पढ़ाई में। पढ़ाई में अपना मेंटल एफर्ट करना पड़ता है, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। खैर अब मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो how did stories such as the one about Wu Daozi play an important role in China's classical education? Answer: such stories played a significant part in China's classical education. They helped the master to guide his pupil in the right direction. They were not merely tales, but were deeply illuminating of the essence of the art. The books of Confucius and Zhuangzi are full of such stories. They reveal that art was considered the essence of inner life and spirit in Asia. ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपके कि भाई किस तरह से आर्ट जो है क्या था, आर्ट मतलब रिवील दैट आर्ट वाज कंसीडर्ड द एसेंस ऑफ इनर लाइफ, ये इनर लाइफ थी, है ना। वो अपनी इमेजिनेशन से चीज़ों को बनाया करते थे, ये नहीं कि किसी चीज़ को विजुअलाइज किया, किसी चीज़ को देखा, है ना, तो तब वो बनाया चित्र, ऐसा नहीं था उनका चाइनीज पेंटर का। वो अपनी अंतरात्मा से, अपने अंदरूनी ख्यालों से, अपनी सोच से, है ना, जो है पेंटिंग बनाया करते थे। अब आपको ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन पहला एफर्ट अपना खुद किया करो कि लेसन एक्सप्लेन करना और लेसन को आपको बताना है, ये जिम्मेदारी है मेरी, ठीक है, मेरी ड्यूटी है ये। लेकिन थोड़ा मेंटल एफर्ट आप भी किया करो, तभी हम सीखते हैं। Why did the artist agree to get his daughter married to the blacksmith? तो जो आर्टिस्ट था कैसे एग्री कर गया उस लोहार से अपनी बेटी की शादी करने के लिए? Initially the artist was against the blacksmith Quinten Midsees marrying his daughter. तो इनिशियली शुरुआत में जो आर्टिस्ट था वो जो एक ब्लैक स्मिथ था, क्विंटन मिडसीज इसका नाम था, ठीक है, तो उससे शादी करने के फेवर में नहीं था वो। हाउएवर वन डे क्विंटन slyly sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. तो लेटेस्ट पैनल कहते हैं जिसपे चित्र बनाते हैं ना, उसे पैनल कहते हैं। तो वहाँ पर जो ये जो क्विंटन मिडसी जो था
बड़ी सराहनीय मतलब बड़ी गुप्त तरीके से कॉन्फिडेंशियली सीक्रेटली ये उसके अंदर पैनल में घुस गया, चला गया और पेंटेड ए फ्लाई, और उसने एक फ्लाई बना दी, एक मक्खी बना दी जो पैनल था उसके ऊपर। दैट वाज सो रियलिस्टिक दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे, है ना। तो ये इतनी रियलिस्टिक मक्खी बनाई थी कि जो पेंटर था और उसने जो है उसको, मास्टर जो पेंटर था उसने उसे भगाने की कोशिश की मक्खी को। द आर्टिस्ट वाज सो इम्प्रेस्ड दैट ही एडमिटेड क्विंटन एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो एंड लेट हिम मैरी हिज बिलोवेड, और उसने अपनी बेटी की शादी जो है इससे कर दी और जो है इसे अपना अप्रेंटिस बना लिया। और एक कहते हैं वो प्रशिक्षु जिसे कहते हैं ना, जो ट्रेनिंग लेता है उसे कहते हैं अप्रेंटिस। तो उसे ऐसे ट्रेनिंग के तौर पे अपने पास रख लिया, ठीक है। क्योंकि पहले तो वो क्योंकि डिग्निटी, लो डिग्निटी का महसूस करके उसे शादी करने के लिए राजी नहीं था जो मास्टर पेंटर था। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है तो इसे जो है मुझे अपनी बेटी की शादी इससे कर देनी चाहिए क्योंकि एक अच्छा पेंटर है। तो बच्चों मैं ये हिंदी बोलनी पड़ रही है, ये देखो ये सब्जेक्ट इंग्लिश का है, मैंने बता दिया आपको। आप थोड़ा मेंटल एफर्ट कर लिया करो, थोड़ा प्लीज यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन प्लेस ऑफ कॉन्टेक्टिंग मी, है ना, और आस्किंग मी टू स्पीक इन हिंदी, एक्सप्लेन एवरीथिंग इन हिंदी। मैं वैसे हिंदी बोलता ही हूँ, सही बताऊँ मैं ना, मैं ऑलरेडी हिंदी में करता हूँ। लेकिन अब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एज एन इंग्लिश टीचर मुझे चाहिए कि मैं इंग्लिश को इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूँ। तो लेकिन अब आपको शुरू से ही हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलता है, इसलिए आप उम्मीद करते हो कि ये हायर क्लास में भी आपको हिंदी में ही एक्सप्लेनेशन मिले, तो कैसे आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चाइनीज एंड यूरोपियन आर्ट। तो चाइनीज और यूरोपियन आर्ट में क्या डिफरेंस है। आंसर, द चाइनीज एंड यूरोपियन आर्ट आर डिफरेंट एज द यूरोपियन आर्ट इज trying to achieve a perfect illusionistic likeness in Europe, and the Chinese the essence of the inner life and spirit in Asia। तो जो मैंने आपको बताया था यूरोपियन जो आर्ट होता है वो क्या होता है, वो परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक होता है। इल्यूजनिस्टिक मीन्स जैसी कोई चीज है हूबहू वैसी ही चीज, है ना, यानी कि जो चीज आपने देखी हुई है उसी को आप बना रहे हो, ठीक है। तो इल्यूजन क्रिएट होता है, मतलब एक भ्रम सा पैदा होता है कि यार ये पेंटिंग है, ये रियलिटी है, ये तो यूरोपियन आर्ट है। और लेकिन जो एशियन आर्ट है, जो चाइनीज आर्ट है, वो एक्चुअली जो चाइनीज आर्ट है वो अपने दिमाग से उन्होंने बना रखा है। वो चीजें उन्होंने पेंटर ने देखी नहीं है कहीं भी, लेकिन उन्होंने बना रखा है, ठीक है। अच्छा, तो नाउ यूरोप, है ना, while the European wants you to look at the landscape through his eyes, the Chinese painters wants you to enter it from any point, then travel in it. He creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. Next question. How does Shen Shui express the Taoist view of the universe? Answer, Shen Shui means mountain water. It expresses the Taoist view. The mountain is yang and it stretches vertically toward heaven. It is stable, warm and dry in the sun, while the water is yin. It is horizontal and resting on the earth, fluid, moist and cool. The interaction of yin, the receiver, feminine aspect of universal energy, and yang, active and masculine, is the fundamental belief of Taoism. Now next question, what is lacking in Shen Shui? Answer, the third element, the middle void where the interaction takes place, is lacking in Shen Shui. The middle void is indispensable. Hence, nothing can happen without it. This is the reason why the white, unpainted space in Chinese landscape is important. This is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth.
he becomes the medium of communication between both poles of universe. Now next question, how is the pranayama compared to the middle void? Answer, the middle void is vital as nothing can happen without it. This is the reason why the white unpainted space in Chinese landscape is imperative. This is also where man finds a fundamental role in the yogic practice of pranayama. We breathe in, retain and breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. Next question. बच्चों एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियो देखें, ठीक है, और अगर कोई डिफिकल्टी हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. हाउ डिड द theory of brute art put forward by Jean Dubuffet get credence? Answer, French painter Jean Dubuffet challenged the concept of art brut in art brut in the 1940s. Before that, the art of the untrained visionary was of minor interest. तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये ब्रट आर्ट क्या होता है. एक्चुअली बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी कॉलेज स्कूल में जाए, जब कोई व्यक्ति अपने अनुभवों से, अपने अंदरूनी ज्ञान से कोई पेंटिंग करने लगता है, कोई क्रिएटिव वर्क करने लगता है, कोई नया काम करके दिखाता है, तो ये ब्रट आर्ट कहलाता है. ठीक है. अब ये काम जो है जीन डुबुफे ने, जो एक फ्रेंच जो आर्टिस्ट था, उसने किया था. ठीक है, 1940s में. ठीक है ना. तो ये बिना किसी कॉलेज, बिना किसी इंस्टीट्यूशन में स्टडी किए बगैर, ये अनट्रेंड है ना, केवल अपनी विजन से, अपने दिमाग से इसने जो है जो पेंटिंग बनाई है वो काफ़ी कहते हैं सुपर्ब है, सुपर्ब. ठीक है ना. At about the same time, an untutored genius was creating paradise. This was none other than Nek Chand, who cleared a little patch of jungle to make himself a garden sculpted with stone and recycled material known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. हाँ, अब ऐसे ही काम इंडिया में जो है नेक चंद ने किया. उसने भी जो है जो बहुत ही एक जंगल का इलाका था जहाँ पे जो एक बंजर जमीन थी, तो वहाँ पर उसने जो चंडीगढ़ के पास उसने रॉक गार्डन बनाया. और वो रॉक गार्डन जो था उसमें उसने रिसाइकल्ड मैटर, जो एक वेस्ट जो मटेरियल जो हम फेंक देते हैं अपने घरों में, जैसे टूटी हुई सिंक है, गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, है ना, उनके, और टाइल्स हैं, है ना, जो मतलब कि एक यूजलेस समझ के उसने उन्हीं चीज़ों को जोड़ करके जो है स्टैचूज बना दिए और उससे उसने रॉक गार्डन बना दिया. है ना. तो इस तरीके से उसने एक तरीके से बंजर ज़मीन का इस्तेमाल हो गया जो बेकार जा रही थी. और दूसरी बात, जो वेस्ट मटेरियल है ना, जिसको हम कूड़ा मान के फेंक रहे हैं, वो भी काम आ जा रहा है. एटलीस्ट एक आर्टिस्टिक वर्क, उसने एक अच्छी अच्छी पेंटिंग बना दी, अच्छे अच्छे उसने मूर्तियाँ बना दी उन टूटी फूटी चीज़ों से. और इस तरह से दुनिया जो है उसे देखने के लिए आती है. और इस तरह से जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उससे लोकल्स की थोड़ा इनकम भी हो जाती है. अब ये सब बातें तो राइटर ने लिखी हैं. ठीक है ना. तो ये चीज़ें, और जो इसको लिख रही है ना, वो भी एक हिस्टोरिकल राइटर है. ये एम्बेसी में थी और एम्बेसडर थी. ठीक है. और हिस्टोरिकल टॉपिक में अक्सर ये लिखती हैं. और तो ये भी आप पढ़ा करो, तभी आपको समझ में आएगा. लैंडस्केप ऑफ द सोल, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस. Narrate the tale of the Chinese emperor and the artist. What message does the story convey? Answer, Tang Emperor Zhuangzong asked the painter Wu Daozi to make a landscape to decorate a palace wall. The artist had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. The emperor for a long time admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. And one day the painter showed him a cave at the foot of the mountain. तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो चाइनीज पेंटर था, है ना, जो जो वू डाउजी,
तो उसको एम्पायर जुआंग जोंग ने कहा कि भाई कोई पेंटिंग बनाओ जो मुझे अच्छी लगे। तो उसने एक पेंटिंग बनाई, इसमें उसने वाटरफॉल मतलब अपने दिमाग से बनाया, भाई झरने बना दिए, पहाड़ बना दिए, बादल बना दिया, है ना, हिली रास्ते, पहाड़ी रास्तों पे चलते हुए लोग बना दिए, है ना, चिड़िया बना दी। तो मतलब इस तरीके से अपने दिमाग से पेंटिंग बनाई। तो चाइनीज पेंटर को ये पेंटिंग बड़ी पसंद आई। तो एक दिन जो है पेंटिंग देखते दिखाते दिखाते तो उसने जो है एक पहाड़ के पास वो उसको पहाड़ के पास एक केव को उसने दिखाया, पेंटर ने। किसने? जो पेंटर का नाम क्या था? वू डाओजी। और एम्पायर कौन था? जुआंग जोंग। तो दिखाया, क्या हुआ फिर इसके बाद? ही सेड दैट और स्पिरिट लिव्ड देयर। तो उसने कहा भाई यहाँ पे एक आत्मा रहती है। जस्ट देन द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, और उस पेंटर ने अपने ताली बजाई। एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड, और वो केव का दरवाजा खुला। द आर्टिस्ट सेड दैट इट वाज इनफाइनाइटली ब्यूटीफुल इनसाइड एंड ही एंटर्ड द केव। और ये बहुत सुंदर है। और उस पेंटिंग के गेट, उस गेट से वो अंदर गया और द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। और उसके बाद जो है वो जो डोर था वो क्लोज हो गया। और सिंस देन नथिंग हैज बीन नोन ऑफ वू डाउजी। और तब से वू डाउजी के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वो गया कहाँ, पेंटिंग में भला कैसे कोई इंसान घुस सकता है ना। ये बड़ी हैरान करने वाली बात थी, है ना। तो the story underlines the message that the emperor was only interested appreciating the outer appearance of the painting, but the artist makes known to him the true meaning of his work। मतलब देखो ये जो बात है ना, ये केवल अब इसमें क्या है कि भाई कोई पेंटिंग में थोड़ी चला जाएगा, कोई गायब थोड़ी हो जाएगा। मतलब एक राजा जो है बाहर की एक सुंदरता को बता सकता है। जो आंखों से जो चीज़ देखी जाती है वो एक बाहरी सुंदरता को आगे देखती है, लेकिन जो अंदरूनी सुंदरता है, किसी चीज़ की अंदरूनी जो ब्यूटी है, उसको देखने के लिए हमें जो है दिमाग से देखना पड़ेगा, दिमाग से। तो दिमाग पे जाना पड़ेगा। तो जो कि वो डाउजी ने किया, वो अपनी कल्पनाओं में अंदर ही चला गया पेंटिंग के, क्योंकि वो रियलिटी को समझ रहा था। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे। द एम्पायर एडमायर्स द टेरिटरी व्हाइल द आर्टिस्ट इज फिल्ड विद द स्पिरिट विद इन, है ना, कि राजा तो है केवल एक टेरिटरी, एक इलाके पर राज करता है। ठीक है ना। जो एक पेंटर है, जो एक आर्टिस्ट है, वो एक्चुअली विद द स्पिरिट विद इन, वो एक अंदरूनी जो है वो जो इलाके है उसको समझता है, यानी कि वो आत्मिक है, वो स्पिरिचुअल है, वो स्पिरिचुअली उन चीज़ों को जानता है। Next question. Narrate the anecdote that brings out that European endeavored to achieve a perfect illusionistic likeness. In answer, in 15th century lived a blacksmith named Quentin Mitzi who fell in love with a painter's daughter. The father, being an artist, would not accept a son-in-law who was a blacksmith. So Quentin crept into the painter's studio and painted a fly on his latest board. It seemed so real that even the artist thought it was real and tried to sweat it away. It was then he realized that had it he realized what had happened. He immediately took Quentin as an trainee into his studio. Quentin then married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. The story exemplifies what a European form of art was trying to achieve. They wanted a perfect illusionistic likeness. अब मैं इसे हिंदी में क्या बताऊं, ये तो ऑलरेडी बहुत आसान है और स्टोरी एक्सप्लेन हिंदी में की जा चुकी है। अब ज़्यादा हिंदी मत करवाओ मुझसे, थोड़ा अपना मेंटल एफर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू दी Chinese expect the people to view the horizontal scroll? Why? Answer, unlike European art, Chinese art is meant to be metaphorical. An artist in China would not like the onlooker to look at a particular landscape from a specific angle. The Chinese painter does not choose a specific viewpoint.
One can enter his landscape from any point and then travel in it. The artist creates a course for your eyes to journey up and down, then back again at a unhurried pace. This is even truer of the horizontal scroll. The, the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. It necessitates the active contribution of the viewer. It is the viewer who decides at what speed he will travel through the painting. The interaction is physical as well as mental. The Chinese painters wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and an abstract. Next question. What was the revolutionary idea in the art that was put forward by Jean Dubuffet? How did an Indian artist support his theory? Answer. Before the French painter Jean Dubuffet challenged the concept of art brut in the 1940s, people were not interested in the art of the untutored creative thinkers. It was he who defied the- this concept. As a consequence, this outsider's art has steadily become the fastest growing area of interest in modern art worldwide. He felt that there are artists who have received no formal training yet show talent and artistic insight. Their works are a motivating contrast to a lot of conventional ones. तो बच्चों मैंने बता चुका हूँ आर्ट ब्रट क्या होता है ना, जब कोई और या फिर इसे कहते हैं आउटसाइडर्स आर्ट, यानी कि कोई बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी स्कूल में पढ़े या बिना किसी इंस्टीट्यूशन में स्टडी किए यदि कोई कोई क्रिएटिव वर्क करता है, कोई आर्टिस्टिक वर्क करता है, कोई कोई पेंटिंग बनाता है, कोई कोई ऐसा कुछ क्रिएटिव वर्क कर देता है, तो उसे कहते हैं आउटसाइडर आर्ट। और ये 1940s में ये फ्रांस में जॉन डुबुफे है ना ने किया था, और इंडिया में यही वर्क जो है जीन डुबुफे ने किया था, डुबुफे, ठीक है। मैं और यही काम इंडिया में नेक चंद ने किया जो कि रॉक गार्डन को बनाया, ठीक है, जो कि अपने क्रिएटिव, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कहीं पढ़ा नहीं था, है ना, कहीं कुछ सुना नहीं था, है ना, सिर्फ अपने दिमाग में उनकी आया और उन्होंने ये सब आर्टिस्टिक काम किया जो लोगों के लिए काफ़ी एक इंटरटेनमेंट का वर्क भी हो गया, और लोग भी इंटरटेन हो गए, और साथ में जो है एक आर्टिस्टिक और क्रिएटिव वर्क भी हो गया, और एक, ठीक है ना। तो मैं आप समझ रहे होंगे, एट द टाइम डुबुफे वाज एडवोकेटिंग हिज थ्योरी in India, an untutored genius was creating paradise, है ना, paradise मतलब स्वर्ग। नेक चंद made one of the biggest contributions by clearing a little patch of jungle to make himself a garden sculpted with stone and recycled material. This garden is known to the world today as Rock Garden at Chandigarh। समझ में आ गया होगा आपके। Question number 5. Neek Chand's work is acclaimed as the work of a genius and is appreciated world over. Justify. Answer. Chand's work is acknowledged as India's biggest contribution to outsiders art. ये भारत का एक सबसे बड़ा, एक आउटसाइडर आर्ट का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था पूरे वर्ल्ड में कि जो नेक चंद ने किया। The 50th issue of Raw Vision, a UK-based magazine that initiated the Outsider Art publications, featured Neek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issue's cover. It reported how Neek Chand and had used everything from a tin to a sink to a broken down car to create a work of art that took him to the pinnacles of glory। पिनेकल मतलब शिखर पर, ग्लोरी एक मतलब कि एक तरक्की की एक मतलब चोटी पर ले गया, जो उस
मतलब उसने हर चीज़ को, जैसे कि आप कह दो कि एक उसने यूज़, एक जंगल था, एक बहुत ही मतलब कि इलाका था जो बैरन था, जहाँ पे कुछ होता नहीं था, तो उसने उस इलाके को क्या किया, उसने अपना एक पार्क बनाया, रॉक गार्डन जिसका नाम दिया। और इसमें क्या किया उसने, उसने जो चीज़ें थी, जैसे कि कोई जो उसने जो है टिन से लेकर सिंक तक, है ना, और जिसमें और ब्रोकन डाउन कार से लेकर जो है उसने हर जो चीज़ जो एक फेंकी जाती थी, है ना, एक जंक डीलर के वहाँ से दे दी जाती थी, तो वहाँ से उसने लेकर के उसको जो है उसका इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए, एक नए काम के लिए किया। और और जो यूके की जो मैगजीन थी, उसने भी फ्रंट पेज पर विमेन बाय दी वाटरफॉल, है ना, जो एक नहाते हुए महिला है, उसका जो स्टैचू बनाया उसने, है ना, और वो वहाँ पे ऊपर से वाटरफॉल आ रहा है। तो इस तरीके से उसका एक, उन्होंने अपने कवर पेज पे इसको मतलब कि उसका टाइटल दिया। एक बहुत बड़ा सम्मान था बच्चों, ये कोई मामूली बात नहीं है। यूके माने यूनाइटेड किंगडम, है ना, इंग्लैंड की मैगजीन में किसी, है ना, किसी का इस तरीके से मतलब किसी आर्टिस्टिक वर्क को कवर पेज पे छापना एक बहुत बड़ा सम्मान है ना। तो ये उसको तो आप समझ सकते हो। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को अपलोडेड हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम्स, है ना। तो जो स्विस कमीशन था स्विट्जरलैंड का, यूनेस्को के द्वारा जो है, आपको पता होगा यूनेस्को क्या करता है, ठीक है, तो पता होगा आपको। तो यूनेस्को वर्ल्ड लेवल की जो एक इंस्टीट्यूशन है, और जो अक्सर जो है कल्चर को, एजुकेशन को, आर्ट को बढ़ावा देती है, तो ये प्रमोट करती है। तो उन्होंने जो है इसको काफ़ी इसे आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ डिफरेंस कि एक आदमी अगर अपने सपनों को सच करने पे आ जाए तो वो क्या कर सकता है, ये उसने दिखा दिया, ठीक है। तो एंड डिसाइडेड टू ऑनर हिम, और उसे ऑनर किया। दे डिसाइडेड टू पुट अप एन एग्जीबिशन ऑफ हिज वर्क, उसकी वर्क की एग्जीबिशन लगाई गई, प्रदर्शनी लगाई गई। द 5 month इंटरैक्टिव शो रैलम ऑफ नेकचंद, है ना, नेकचंद का जो रैलम है, दुनिया है, वो पूरी उसको 5 महीने के लिए एक इंटरैक्टिव शो बल्कि ऑर्गेनाइज किया गया। इज टू बिगिन इन अक्टूबर में शुरू हुआ। इट इज़ टू बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, है ना, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, है ना, तमाम देशों में उसकी प्रदर्शनी लगाई गई। हाउएवर द ग्रेटेस्ट ऑनर फॉर हिम इज सीइंग पीपल एंजॉय द क्रिएशन। लेकिन नेकचंद ये कहते थे कि जो है सबसे बड़ा सम्मान तो ये है कि लोग जो है भाई रॉक गार्डन आते हैं और वो देखते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, तो वो सबसे बड़ा सम्मान है मेरे लिए। तो ऐसा उन्होंने माना है। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।